नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जब भी नेपाल के सीमा विवाद की चर्चा होती है तो सबसे पहले काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का नाम सामने आता है। नेपाल में लंबे समय से यह धारणा रही है कि उसकी सीमा संबंधी समस्याएं केवल भारत के साथ है, जबकि चीन के साथ नेपाल की सीमा पूरी तरह से शांत, स्थिर और विवाद मुक्त है। लेकिन 18 जून 2026 को नेपाल की संसद में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस धारणा को चुनौती दे दी। संसद में उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल और चीन के बीच भी कुछ सीमित क्षेत्रों में सीमा संबंधी विवाद मौजूद है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 2006 के बाद से नेपाल और चीन के बीच कोई संयुक्त सीमा निरीक्षण नहीं हुआ है, जबकि दोनों देशों के बीच हुए सीमा प्रोटोकॉल के अनुसार हर 10 वर्ष में यह प्रक्रिया होनी चाहिए। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों से नेपाल की सरकारें चीन के साथ अपने सीमा को लगभग विवाद मुक्त बताती रही। अब सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में नेपाल और चीन के बीच कोई सीमा विवाद है? यदि है तो विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्या यह केवल तकनीकी सीमा निर्धारण का मामला है या इसके पीछे हिमालय भू राजनीति, चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति और नेपाल की संतुलनकारी विदेश नीति भी जुड़ी हुई? और सबसे महत्वपूर्ण, नेपाल चीन सीमा पर उभरते ये प्रश्न भारत, चीन और पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती? आज के इस विश्लेषण में हम नेपाल चीन सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विवादित क्षेत्र, नेपाल सरकार की नवीनतम रुख और इसके व्यापक भू राजनीतिक प्रभावों का विस्तार पूर्वक समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, नेपाल का बड़ा कबूलनामा, चीन सीमा पर विवाद जारी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पहले दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर मेरे साथ इस पूरे चर्चा को देखिए। साथियों, ये चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए धैर्यपूर्वक मेरी पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपके स्क्रीन पर मैंने 3 पोस्ट लगाए हैं, जिसमें से ये 18 जून 2026 का न्यूज है, जो कि कल संसद में, नेपाल के संसद में बयान दिया गया। Nepal northern border is not dispute free, foreign minister tell parliament. There has been no joint boundary inspection since 2006, although a protocol require periodic review. ये जो आपकी स्क्रीन पर कटिंग दिख रही है ये 2022 की है और ये भी कटिंग जो दिख रही है ये भी 2022 की है। 10/12/2022 की ये कटिंग आपके स्क्रीन पर, यानी कि 10 दिसंबर की कटिंग है। दोनों में देखिए, चाइनीज बॉर्डर एंक्रोचमेंट इन हुमला, a small landlocked country sandwiched between two giants, India and China. Nepal's sensitivity for territorial integrity and sovereignty stand out as a particularly strong. Never formally colonized, Nepali people appear extra possessive toward their country's natural heritage and historical richness and have a strong emotional attachment. तो ये एक जगह है हुमला, जिसको लेकर बात हो रही है। 2022 में ये मुद्दा आया था, 2022 का ही है। नेपाल चाइना एग्री टू activate existing boundary mechanism. Mechanism will be formed soon, either during foreign minister नारायण खड़का उस समय थे अपकमिंग चाइना विजिट और एन अदर बायलैटरल मीटिंग ऑफिशियल से। तो ये 3 कटिंग आपके स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें कि एक कल की यानी कि 18 जून की है, बाकी 10 दिसंबर 2022 की 2 कटिंग आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए मुद्दे को और भी समझते हैं। साथियों, नेपाल और चीन के बीच आधुनिक सीमा निर्धारण की प्रक्रिया 20वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुई। 1950 के दशक तक हिमालय क्षेत्र में कई स्थानों पर सीमाएं पारंपरिक उपयोग, स्थानीय प्रशासन और प्राकृतिक जल विभाजक रेखाओं के आधार पर समझी जाती थी। लेकिन 1959 में तिब्बत में विद्रोह और उसके बाद तिब्बत पर चीन का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होने के बाद नेपाल और चीन के बीच एक स्पष्ट और औपचारिक सीमा निर्धारण की आवश्यकता जो है वो महसूस की गई। इसी पृष्ठभूमि में 1960 में दोनों देशों ने सीमा वार्ता की शुरुआत की और कई दशकों की बातचीत के बाद 5 अक्टूबर 1961 को नेपाल के राजा महेंद्र और चीन के राष्ट्रपति लियो शाओजी के नेतृत्व में नेपाल चीन सीमा संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 1963 में नेपाल चाइना बाउंड्री प्रोटोकॉल लागू किया गया और जिसके तहत सीमा स्तंभों यानी कि बाउंड्री पिलर का जो है निर्माण किया गया तथा दोनों देशों के बीच सीमा को औपचारिक रूप से चिन्हित किया गया। नेपाल चीन सीमा की कुल लंबाई अगर हम बात करें साथियों तो 1439 किलोमीटर मानी जाती है, जो नेपाल के 7 उत्तर जिले, जिसमें आप ताप्लेजुङ, शंखुवा सभा, सोलुखंभू, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मुस्तांग और हुमला से होकर गुजरती। इस सीमा का निर्धारण मुख्यतः हिमालयी जल विभाजक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, अर्थात जहां से नदियों का जल अलग अलग दिशाओं में बहता है उसी पर्वतीय विभाजक रेखा के रूप में जो है इसे मान लिया जाता है।
तो क्या चीन ने नेपाली भूमि का निर्माण किया है, इस पर हम बात हो रहा है। आपके स्क्रीन पर साथियों ये बॉर्डर दिख रहा है नेपाल और चाइना का। एक आपको जो क्षेत्र दिख रहा है वो है कीमा थांग का, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर होसला, मुगु, डोल्पा, शंखो सभा, तालपेजुड़, पंचधर, ये सब कुल जिले हैं जिसके साथ विवाद जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 1414 किलोमीटर की नेपाल चीन हिमालय सीमा है। प्रारंभ जो है वो पश्चिम में हुमला से होता है और पंचधर जो है वो सबसे पूर्व में है। हिमालय पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग 4000 मीटर से लेकर माउंट एवरेस्ट की जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है 8848 मीटर तक जो है ये पूरा क्षेत्र है। ये आप अपने स्क्रीन पर ये बाउंड्री जो है वो देख सकते हैं। साथियों, हमने कहा कि सीमा व्यवस्था को नियमित रूप से अद्यतन रखने के लिए दोनों देशों ने व्यवस्था की कि समय समय पर सीमा प्रोटोकॉल का नवीकरण और संयुक्त निरीक्षण जो है वो किया जाएगा। इसी क्रम में 1979 और 1988 में सीमा प्रोटोकॉलों का नवीनीकरण किया गया। बाद में 2005-6 में दोनों देशों ने संयुक्त सीमा निरीक्षण का अंतिम व्यापक अभियान चलाया और कई सीमा स्तंभों की मरम्मत तथा पुनः सत्यापन किया गया। लेकिन यहीं से समस्या जो है शुरू हुई। नेपाल चीन सीमा प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ष में संयुक्त सीमा निरीक्षण होना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से होती रहती तो स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले अधिकांश विवाद समय रहते सुलझाए जा सकते। हालांकि 2006 के बाद से नेपाल और चीन के बीच कोई पूर्ण संयुक्त सीमा निरीक्षण नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में सीमा स्तंभों की स्थिति, प्राकृतिक भू आकृतिक परिवर्तन और स्थानीय प्रशासनिक दावों तथा चीन गतिविधियों को लेकर प्रश्न उठने लगे। इसी लंबे अंतराल के कारण आज अगर हम बात करें तो दोखला, हुमला, गोरखा और किमानथांका जैसे क्षेत्रों में सीमा संबंधी असहमति समय समय पर सामने आ रही है। यानी जिस सीमा को दशकों तक दक्षिण एशिया के सबसे शांत और विवाद मुक्त सीमाओं में गिना जाता था, अब उसी सीमा पर कुछ अनसुलझे प्रश्न जो हैं वो फिर से चर्चा में आ गए। नेपाल सरकार का आधिकारिक रुख लंबे समय से ये रहा है कि नेपाल और चीन सीमा मूलतः स्थिर, शांतिपूर्ण और अधिकांश विवाद मुक्त है। काठमांडू का तर्क यह है कि 1961 की सीमा संधि और 1963 की सीमा प्रोटोकॉल के बाद दोनों देशों के बीच सीमा का स्पष्ट निर्धारण हो चुका था। इसलिए भारत नेपाल सीमा की तुलना में नेपाल चीन सीमा विवाद मुक्त है और इसी कारण नेपाल की विभिन्न सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल चीन सीमा को सहयोग और शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन का उदाहरण भी बताती है। हालांकि हाल के वर्षों में यह आधिकारिक दावा सवाल के घेरे में आने लगा है कि दोखला, हुमला, गोरखा, शंखुवा सभा जैसे उत्तरी जिलों के स्थानीय समुदायों ने समय समय पर आरोप लगाया है कि कुछ क्षेत्रों में सीमा स्तंभों की स्थिति, चारगाहों के उपयोग और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर अस्पष्टता जो है वो बनी हुई। तथा नेपाली मीडिया, सीमा विशेषज्ञ तथा विपक्षी दलों ने लगातार मांग की है कि 2006 के बाद से लंबित संयुक्त सीमा निरीक्षण को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने जून 2026 में संसद में इस बात को स्वीकार किया कि नेपाल सीमा विवाद जो है वो पूरी तरह से मुक्त नहीं और कुछ क्षेत्रों में जो है वह समस्या आज भी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हुए और भी बातों को समझे। साथियों, नेपाल के प्रसिद्ध सीमा विशेषज्ञ और पूर्व सर्वे महानिदेशक हैं जिनका नाम है बुद्धि नारायण श्रेष्ठ। इनके साथ साथ अन्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि सीमा संबंधी प्रश्नों को राजनीतिक नारों के बजाय तकनीकी सर्वेक्षण, आधुनिक मानचित्रण और संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक भू आकृतिक परिवर्तन, ग्लेशियरों का पीछे हटना, नदियों के मार्ग में परिवर्तन तथा पुराने सीमा स्तंभों की क्षति जैसी समस्याएं समय के साथ साथ उत्पन्न होती रहती। इसलिए केवल पुराने समझौते का हवाला देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय समय पर वास्तविक जमीनी सत्यापन भी आवश्यक है। यानी कि 2006 के बाद सीमा का संयुक्त निरीक्षण नहीं हुआ और यही कारण है कि ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि नेपाल के भीतर अब यह बहस बहुत तेज हो रही है कि यदि भारत के साथ सीमा विवादों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है तो चीन के साथ लंबे सीमा प्रश्नों पर पारदर्शी समीक्षा क्यों नहीं हो रही। हालांकि नेपाल सरकार अभी भी यह स्पष्ट कर रही है कि चीन के साथ उसके मतभेद सीमित हैं, तकनीकी और प्रबंधनीय तथा दोनों देश इन्हें कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाने के पक्षधर। हालांकि नेपाल सरकार आधिकारिक रूप से मानती है कि चीन के साथ उसके सीमा विवाद बहुत सीमित तो हैं, लेकिन पिछले 2 दशकों में कई ऐसे क्षेत्र सामने आए हैं जहां स्थानीय समुदाय, विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्टों ने सीमा संबंधी प्रश्न को उठाया है। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें तो पिलर नंबर 57 का क्षेत्र अगर हम देखें तो ये जिला जो है इसका नाम है दोलखा। तो दोलखा जिला आपको देखने को मिल रहा है जहां सीमा स्तंभ 57 लगाया गया है। नेपाल चीन के सीमा क्षेत्र पर रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्र है। साथियों, नेपाली सीमा विशेषज्ञ के अनुसार इस क्षेत्र में सीमा स्तंभ की वास्तविक स्थिति तथा मानचित्र में दर्शाई गई स्थिति के बीच अंतर होने की जो है वह आशंका व्यक्त की गई।
2011 में नेपाल और चीन के बीच चौथा सीमा प्रोटोकॉल लगभग अंतिम चरण पर पहुंच चुका था, लेकिन पिलर नंबर 57 को लेकर उठे विवाद के कारण इस प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। कई नेपाली जो विश्लेषक है उनका मानना है कि यही वह प्रमुख कारण था जिसके चलते व्यापक संयुक्त सीमा निरीक्षण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नेपाल के पूर्व सर्वे महानिदेशक के द्वारा भी इस बात को कहा गया कि अब संयुक्त सत्यापन की आवश्यकता जो है वो होनी चाहिए और आधुनिक सर्वेक्षण पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो दूसरा जो जिला है वो है हुमला जिला। हुमला जिला हाल के वर्षों में नेपाल चीन सीमा में सबसे चर्चित क्षेत्र रहा है। विशेषकर 2020 और 2022 के दौरान नेपाली मीडिया के कई रिपोर्ट ये प्रकाशित कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं कि चीनी पक्ष के द्वारा सीमा के निकट सड़क, भवन या अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय निवासी और कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि कुछ निर्माण गतिविधियां नेपाली भूभाग के भीतर भी हो रही है। कुछ प्रशासनिक रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि लगभग सीमा से 145 मीटर लंबी नहर निर्माण के प्रयास भी जो है वो किए जा रहे हैं। हालांकि चीन इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि उसके सभी निर्माण कार्य उसके अपने सीमा के भीतर। नेपाल सरकार के द्वारा गठित कई जांच समितियों ने अलग अलग निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण यह मुद्दा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका। इसलिए हुमला आज भी नेपाल चीन सीमा के बीच जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े बहस का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो एक और क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है कीमाथांका। साथियों कीमाथांका के बारे में बात करें तो कीमाथांका जो है वो शंखुआ सभा जिले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पूर्व नेपाल में ये क्षेत्र है और सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र नेपाल और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क बिंदु के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। समय समय पर सीमा स्तंभों की स्थिति, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और वास्तविक सीमा रेखा को लेकर प्रश्न उठते हैं। हालांकि यहाँ किसी बड़े भूभाग विवाद का स्पष्ट प्रमाण तो नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से संयुक्त निरीक्षण न होने के कारण वास्तविक स्थिति का पुनः सत्यापन आवश्यक है। भविष्य में चीन नेपाल व्यापार और संपर्क परियोजना के विस्तार के कारण क्षेत्र का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो एक और जिला है जो कि मध्य नेपाल में है, जिसका नाम है गोरखा। साथियों गोरखा जिला नेपाल के मध्य हिमालय क्षेत्र में है। चीन से इसकी सीमा जोड़ती है अर्थात तिब्बत से, और स्थानीय स्तर पर समय समय पर सीमा रेखा और चारगार क्षेत्रों के उपयोग को लेकर काफी शिकायतें यहां देखने को मिलती। नेपाली सीमा विशेषज्ञ इन मुद्दों को लंबित सीमा प्रश्नों की सूची में शामिल करते हैं। हालांकि इनका स्तर काला पानी या लिपू लेक जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों जितना नहीं है। फिर भी गोरखा क्षेत्र संकेत देता है कि नेपाल चीन सीमा पूरी तरह से विवाद मुक्त होने का दावा वास्तविक परिस्थितियों में कुछ हद तक भिन्न है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल और चीन के बीच विवादित क्षेत्र का स्वरूप भारत नेपाल के काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा विवाद जैसे व्यापक भूभागीय दावा नहीं। अधिकांश मामले सीमा स्तंभों की स्थिति, स्थानीय भू आकृतिक परिवर्तन, प्रशासनिक नियंत्रण और संयुक्त निरीक्षण की कमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि इन्हें समय और तकनीक के माध्यम से कूटनीतिक स्तर पर सुलझाया नहीं गया तो यह छोटा विवाद बहुत बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन सकता है। साथियों जब इन प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं तो चाइना भी जो है वो अपना विचार दे रहा है और चीन जो है वो कह रहा है कि ये जो सीमा विवाद आपको देखने को मिल रहा है इस पर बीजिंग बार बार यही कह रहा है कि नेपाल और चीन के बीच सीमा संबंधी प्रश्न दशकों पहले ही सुलझाए जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच कोई बड़ा क्षेत्र विवाद मौजूद नहीं है। चीन के अनुसार 1961 की चाइना नेपाल बाउंड्री ट्रीटी और 1963 के बाउंड्री प्रोटोकॉल ने दोनों देशों के बीच सीमा को विधिवत निर्धारित कर दिया है और इसके बाद सीमा स्तंभों की स्थापना, संयुक्त सत्यापन और विभिन्न प्रोटोकॉल के माध्यम से सीमा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। और इसी आधार पर चीन दावा करता है कि नेपाल चीन की सीमा दुनिया की सबसे स्थिर और शांत सीमाओं में से एक है। विधेयक का यह भी तर्क है कि यदि किसी भी क्षेत्र में सीमा स्तंभों की स्थिति, स्थानीय प्रशासनिक गतिविधियां और भू आकृतिक परिवर्तन से संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो बाउंड्री मैनेजमेंट इशू अर्थात सीमा प्रबंधन से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ इसको देखकर जो है इस विवाद को जो है वह सुलझा सकते हैं। और यही कारण है कि चीन सार्वजनिक रूप से कभी भी नेपाल के साथ किसी बड़े सीमा विवाद को स्वीकार नहीं करता। चीन के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि वो तिब्बत से लगने वाले उस सीमाओं को जो है वो स्थिर और सुरक्षित भी बना के रखना चाहता है। नेपाल तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ लंबी सीमा साझा करता है और इसलिए बीजिंग नेपाल को अपनी परिधीय सुरक्षा यानी कि पेरिहेल सिक्योरिटी की रणनीति के रूप में एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में मानता है। चीन का मानना है कि सीमा संबंधी किसी भी मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता, संयुक्त तकनीक समितियां और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण रूप से सुलझाया जा सकता है। विशेष रूप से हुमला, दोखला और कीमाथांका जैसे क्षेत्र को लेकर जब भी नेपाली मीडिया या राजनीतिक दल द्वारा प्रश्न उठाया जाता है तब चीनी पक्ष ने सामान्यतः यही कहा है कि उसके सभी निर्माण कार्य, उसके अपने प्रशासनिक गतिविधियां चीन सीमा के भीतर ही संचालित हो रहे हैं। और इस प्रकार चीन का आधिकारिक दृष्टिकोण तीन प्रमुख बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, नेपाल चीन सीमा कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही निर्धारित और स्वीकार किए जा सके। दूसरा, अगर हम बात करें साथियों तो जो भी मतभेद मौजूद है वे तकनीकी प्रकृति है, ना कि क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़े।
तीसरा अगर हम बात करें तो सीमा से जुड़े किसी भी प्रश्न का समाधान द्विपक्षीय तंत्र और शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसलिए आज भी बीजिंग नेपाल चीन सीमा को लेकर मॉडल बॉर्डर रिलेशनशिप अर्थात आदर्श सीमा संबंध के रूप में इसको प्रस्तुत करता है, जबकि नेपाल के भीतर कुछ विशेषज्ञ और स्थानीय समुदाय समय समय पर लंबित सीमा प्रश्नों को जो है वो ध्यान देने की बात करते हैं। साथियों, प्रश्न ये उठता है कि 2006 के बाद अगर हम बात करें तो अभी तक जो है क्यों नहीं किया गया। साथियों, नेपाल चीन सीमा विवाद को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब दोनों देशों के बीच स्पष्ट सीमा प्रोटोकॉल मौजूद था तो 2006 के बाद संयुक्त सीमा निरीक्षण क्यों नहीं हो पाया। सीमा प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों देशों को प्रत्येक 10 वर्ष पे जो है वो संयुक्त रूप से सीमा का निरीक्षण करना चाहिए था, ताकि सीमा स्तंभों की स्थिति, प्राकृतिक परिवर्तन और स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समीक्षा किया जा सके। यदि यह प्रक्रिया समय पर होती रहती तो आज जिन क्षेत्रों को लेकर विवाद या भ्रम की स्थिति दिखाई देती है उनमें से अधिकांश मुद्दे शायद पहले ही सुलझ चुके होते। लेकिन 2006 के बाद यह प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई और इसके पीछे कई कारण बताए गए, जैसे कि पिलर संख्या 57 का विवाद जो है वो सबसे बड़ा तकनीकी कारण था। 2011 में नेपाल और चीन के बीच चौथा सीमा प्रोटोकॉल लगभग अंतिम चरण में था, लेकिन इसी क्षेत्र की स्थिति को लेकर मतभेद सामने आ गया। कई विश्लेषक मानते हैं कि इसी विवाद ने आगे की संयुक्त निरीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित किया। दूसरा, हिमालय का कठिन भूगोल। साथियों, नेपाल चीन सीमा दुनिया के सबसे दुर्गम पर्वतीय सीमाओं में से एक है। यह सीमा ऊंचे हिमालय, ग्लेशियर, बर्फीले दर्रों और अत्यंत कठिन भूभाग से होकर गुजरती है। कई सीमा स्तंभ ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जहां पहुंचना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस कारण से व्यापक संयुक्त सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन अत्यधिक समय और संसाधन और तकनीकी क्षमता की मांग करता है। तीसरा, नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता। 2006 के बाद नेपाल एक बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजरा। राजशाही का अंत हुआ, माओवाद के साथ शांति प्रक्रिया हुई और नया संविधान और संघीय व्यवस्था की स्थापना और लगातार बदलती सरकारों ने देश की राजनीतिक ऊर्जा को घरेलू मुद्दों से जोड़कर रखा। इसी दौरान सीमा निरीक्षण जैसे तकनीकी विषय अक्सर नीति निर्माताओं की प्राथमिकता की सूची से दूर हो गए। सरकार जिस प्रकार से बार बार बदल रही थी, नेपाल पिछले 2 दशकों के दौरान कई गठबंधन सरकार बने और गिरे। विदेश नीति और सीमा प्रबंधन जैसे दीर्घकालिक परियोजनाओं को निरंतर राजनीतिक समर्थन नहीं मिल पा रहा था। हर नई सरकार की अपनी प्राथमिकताएं थी, जिसके कारण संयुक्त सीमा निरीक्षण की प्रक्रिया निरंतर नहीं बन पा रही थी। चीन और नेपाल की अलग अलग प्राथमिकताएं थीं, जैसे कि चीन की प्राथमिकता तिब्बत क्षेत्र की स्थिरता, सीमा सुरक्षा और आर्थिक संपर्क परियोजना को अधिक बल देना। वहीं अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की अपनी जो है वो प्राथमिकता देखने को मिल रही है। परिणाम 20 वर्षों के अंतराल के बाद भी जो है वह संयुक्त सीमा निरीक्षण जो नहीं हो पा रहा है और आज स्थिति लगभग 2 दशकों से सीमा के कई संवेदनशील हिस्सों का संयुक्त सत्यापन नहीं हुआ। और यही कारण है कि जब भी दोकला, हुमला, गोरखा या किमाथंका जैसे क्षेत्रों पे कोई प्रश्न उठता है तो दोनों देशों के पास हालिया संयुक्त निरीक्षण का अद्यतन आधार उपलब्ध नहीं है और यानी वर्तमान विवादों का जड़ केवल सीमा नहीं बल्कि सीमा प्रबंधन तंत्र का लंबे समय से निष्क्रिय होना है। यही कारण है कि नेपाल के विदेश मंत्री के द्वारा 2026 में संसद में दिया गया बयान इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि नेपाल चीन सीमा पर कुछ लंबित प्रश्न अभी भी मौजूद है। साथियों, इसका भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर यह कटिंग आपको दिख रहा है द प्रिंट का, जो कि 7 जून का है। जब नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने कहा था इंडिया नेपाल टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बायलैटरली नॉट सीकिंग थर्ड पार्टी मेडिएशन। इन्होंने खनाल साहब ने यह बात कही थी। अब भारत के लिए अगर हम बात करें साथियों तो यह विषय भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो नेपाल लंबे समय से भारत पर सीमा विवाद का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब स्वयं नेपाल के विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि चीन के साथ भी सीमा समस्याएं मौजूद है। दूसरा, यदि नेपाल चीन सीमा पर संयुक्त निरीक्षण शुरू होता है तो हिमालय सीमा प्रबंधन का नया मॉडल विकसित हो सकता है। तीसरा, भारत चीन और नेपाल की सीमाएं कई स्थानों पर ट्राई जंक्शन बनाती है, इसलिए किसी भी सीमा पुनर्निर्धारण का प्रभाव क्षेत्रीय भू राजनीति पर पड़ सकता है। अब इस विषय को भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हमें समझना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल पिछले 2 दशकों से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की नीति अपना रहा है। जब भारत नेपाल संबंधों में तनाव बढ़ता है तो चीन नेपाल में अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाता है, लेकिन अब पहली बार नेपाल की संसद में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया कि उत्तरी सीमा पूरी तरह से विवाद मुक्त नहीं है। इसका अर्थ यह है कि नेपाल और चीन के संबंध खराब हो रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि नेपाल अब विदेश नीति को अधिक संतुलित और यथार्थवादी रूप की तरफ अपनाने के प्रयास कर रहा है। नेपाल यह संदेश देना चाहता है कि सीमा संबंध प्रश्न केवल भारत से सीमित नहीं है, चीन के साथ भी तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां मौजूद है। यदि आने वाले वर्षों में संयुक्त सीमा निरीक्षण शुरू होता है तो कई लंबित प्रश्नों का समाधान हो सकता है। तो अंततः हम साथियों हम यही कह सकते हैं कि नेपाल की उत्तरी सीमा को लंबे समय तक जो पूरी तरह से विवाद मुक्त माना जाता है, लेकिन विदेश मंत्री शिशिर खनाल के हालिया बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल है। दोलखा का पिलर नंबर 57, हुमला, गोरखा और किमाथांका जैसे क्षेत्र आज भी चर्चा का विषय है।
और सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2006 के बाद से कोई व्यापक संयुक्त सीमा निरीक्षण नहीं हुआ है। इसलिए आज आवश्यकता है नेपाल और चीन सीमा प्रोटोकॉल के अनुसार संयुक्त निरीक्षण करें, लंबित मुद्दों का समाधान करें। दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीति में नेपाल की उत्तरी सीमा आने वाले वर्षों में उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी आज काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का मुद्दा है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और इस पे कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। तो साथियों, आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।